अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए राजलक्ष्मी से कहा, अब बताओ भी ऐसा क्या है जो तुम मुझसे इतनी देर से कहना चाहती हो। राजलक्ष्मी जानती थी कि चाहे अनिका ने हमेशा ही उसे अपना दोस्त समझा था, मगर थी तो वह उसकी बॉस। बॉस का पारा चढ़ते हुए देखकर राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे डीएनए रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि तुम्हारा आईक्यू इतना हाई क्यों है। बच्चों का आईक्यू माँ और बाप दोनों के क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है और तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि तुम बाकी लोगों से इतनी अलग क्यों हो। जो काम करने में दूसरों लोग को इतनी मेहनत करते हैं उसे तुम चुटकी बजाते ही कैसे पूरा कर लेती हो। तुम्हारे डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी माँ और पापा दोनों का आईक्यू लेवल बहुत हाई था, इसलिए तुम्हें इतना तेज दिमाग विरासत में मिला है। राजलक्ष्मी की बात सुनने के बाद अनिका ने कहा, बस इतनी सी बात करना चाहती थी तुम मुझसे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर मैं यह जान लूं कि मेरा माँ और पापा दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे। अब मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। राजलक्ष्मी का फोन काटने के बाद अनिका फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इस बार अनिका के मन में कुछ अलग सवाल खड़े होने लगे। अनिका इतना जानती थी कि ज्यादातर बेटों को अपनी माँ की इंटेलिजेंस मिलती थी और इसलिए शायद 6 साल की उम्र से आर्यन पढ़ाई में बाकी बच्चों से काफी ज्यादा तेज था और कहीं ना कहीं रिया, जिसका खेल कूद में ज्यादा ज्ञान था, उसे अपनी जीन्स विरासत में रोहित से मिली थी। अभी अनिका रोहित के बारे में सोच ही रही थी कि अनिका की फोन स्क्रीन पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा। कहा जाता है कि जब तुम किसी इंसान को याद कर रहे हो और ठीक उसी वक्त वह इंसान तुम्हारे सामने आ जाए या इस तरह तुम्हें कॉल करे तो उसकी उम्र 100 साल की हो जाती है। अनिका भी हैरान थी कि ठीक उसी वक्त रोहित का कॉल आया जब वह रोहित को मन ही मन याद कर रही थी। जब अनिका ने फोन उठाया तब रोहित ने अपनी गहरी आवाज में अनिका से कहा, हेलो मिस अनिका, हाउ आर यू, कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। अनिका रोहित से कहने ही वाली थी कि बिल्कुल सही कहा रोहित ने, वह उसे डिस्टर्ब ही कर रहा था। तभी रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह मैंने लाइव न्यूज पर देखी। अनिका को पता था कि लाइव स्ट्रीम पर न्यूज देखने के बाद मार्केट में मल्होत्रा खानदान को लेकर काफी सवाल उठने लगे थे। मल्होत्रा फार्मेसी के साथ होने वाले डील्स पर भी इसका असर पड़ने वाला था। एक बार के लिए अनिका को लगा कि शायद रोहित ने लाइफ केयर हॉस्पिटल और मल्होत्रा फार्मेसी के बीच होने वाले डील को लेकर कॉल किया हो। इसलिए अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जी बताइए, मेरी पर्सनल लाइफ से क्या आपको या आपके बिजनेस को कोई नुकसान पहुंचा है। रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, रिश्ते में फायदा या नुकसान मैं नहीं देखता। हैरान अनिका ने रोहित से पूछा, रिश्ता कैसा रिश्ता। रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका की बात का जवाब दिया, क्या आप नहीं जानती कि आप मेरी मंगेतर बनने की शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट में से एक है। रोहित की इस बात पर अनिका को हैरानी से ज्यादा गुस्सा आने लगा। अनिका मन ही मन सोचने लगी, आखिर समझ क्या रखा था रोहित ने अनिका को। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स में से एक का क्या मतलब था। यह आदमी अपने आप को क्या समझता है। अनिका ने अपनी आवाज तेज करते हुए रोहित से पूछा, देखिए मिस्टर मारवा, आप किसी गलत फहमी में है। आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे इंस्टेंट हूँ। रोहित ने अपनी सॉफ्ट पर गहरी आवाज में अनिका से कहा, हर बात को कहना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें समझी भी जा सकती है। मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स में से सबसे ऊपर रखा है। रोहित की बात सुनकर अनिका खामोश हो गई। अनिका का गुस्सा इस वक्त उसके आपे से बाहर हो गया था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि रोहित किस तरह का इंसान था। वह अपने आप पर जरूरत से ज्यादा ही कॉन्फिडेंस रखता था। कुछ देर जब अनिका खामोश रही तब फोन पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने कहा, क्या तुम जानना चाहती हो कि बाकी के कैंडिडेट्स कौन है। गुस्से से लाल अनिका अपने होठ चबाने लगी। अनिका रोहित की इज्जत करती थी, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि रोहित यह समझ बैठे कि अनिका किसी तरह की रेस में थी। अनिका उन लड़कियों के साथ जो रोहित की जिंदगी में शामिल होना चाहती थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा,
शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में बस एक आप ही का नाम है। यह सुनते ही अनिका को अचानक ही खांसी आने लगी। अनिका के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया था, मगर अब अनिका के गाल शर्म के मारे लाल होने लगे थे। टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास अपने हाथों में उठाकर अनिका ने पानी का सिप लिया। जब कुछ देर तक अनिका कुछ बोल नहीं पाई, तब रोहित ने अनिका से पूछा, क्या लगता है अगले साल शादी हो जानी चाहिए? यह बात सुनते ही अनिका ने जोर जोर से फोन पर कहा, व्हाट, यह क्या कह रहे हैं आप? पहली बार अनिका के साथ ऐसा हो रहा था कि उसे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। रोहित अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, देखो, अगर एक ग्रैंड वेडिंग करनी है तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत कुछ करना होता है शादी के लिए। रोहित की बात सुनते ही अनिका अचानक बेड पर से खड़ी हो गई और अपने रूम में यहाँ वहाँ घूमने लगी। रोहित की बातें अनिका के लिए बंदूक से निकल रही गोलियों की तरह थी। रोहित ने फिर से फोन पर कहा, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यह बहुत लेट है? देखो, शादी के लिए एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है और फिर शुभ मुहूर्त भी देखना तो पड़ेगा। फोन पर जोर जोर से चीखते हुए अनिका ने कहा, अब बस करो, यह आप क्या कह रहे हो मिस्टर मारवा? अनिका की आवाज से अब रोहित को भी महसूस हुआ कि शायद अनिका सचमुच गुस्सा हो गई थी। अनिका को शांत करने के लिए रोहित ने कहा, मिस अनिका, क्या बात है? क्या मैंने कोई ऐसी बात कह दी जिससे मैंने आपको हर्ट किया हो? अपने गुस्से पर कंट्रोल पाते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मैं शादी ब्याह में नहीं मानती। इस बार अनिका की बात सुनकर रोहित खामोश हो गया। कुछ देर जब रोहित फोन पर खामोश रहा तो अनिका ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मैंने आपसे अपनी फीलिंग्स कभी पहले बताई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं शादी रिलेशनशिप इन रिश्तों में नहीं मानती। सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अनिका ने रोहित से झूठ कहा था, मगर कहीं ना कहीं अनिका की अब तक की जिंदगी को देखते हुए अनिका को भी एक बात का डर था कि शादी के बंधन में बंधने के बाद क्या वो सारे रिश्ते को अच्छी तरह निभा पाएगी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका ने रोहित से कहा, देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मिस्टर मारवा, मगर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मेरी तरफ से अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हुई तो मुझे माफ कर देना, मगर मुझे अब आपसे दूरी बनाए रखना होगा ताकि मैं आपको और अपने आप को हर्ट न करूं। अनिका की ऐसी बात सुनकर रोहित का दिल अचानक ही भारी हो गया था। रोहित ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को प्रपोज किया था और उसे रिजेक्शन मिली थी। रोहित ने तभी आवाज में अनिका से कहा, मिस अनिका, क्या हम एक बार मिलकर बात कर सकते हैं? मैं इस वक्त मनहोदरा हाउस के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। यह बात सुनने के बाद अनिका के पास और कोई चॉइस नहीं थी। अनिका ने अपनी स्लीपर पहनी और नाइट ड्रेस में वह मनहोदरा हाउस के बाहर जाने लगी। मेन गेट के ठीक बाहर एक बड़ी सी लाल गाड़ी में रोहित मारवा ड्राइविंग सीट पर बैठा था। जीन्स और टी शर्ट में हमेशा की तरह रोहित बहुत हैंडसम लग रहा था, मगर अनिका से मिले हुए रिजेक्शन की उदासी उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। ड्राइविंग सीट की विंडो के पास पहुंचकर अनिका ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, आप यहाँ क्यों आए हो? कुछ देर रोहित अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। धीमी और दबी हुई आवाज में रोहित ने अनिका से कहा, आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा मूड शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर तुमसे बात करूं। रोहित अब उस टीनएजर लड़के जैसा हो गया था जिसे किसी भी तरह अपने प्यार को इम्प्रेस करके अपनी जिंदगी में वापस लाना था। रोहित अनिका से कहने लगा, क्या तुम्हें पता है कि गौतम गुलेरिया और मनीषा अकेले नहीं थे? आज के इस तमाशे के पीछे और काफी लोगों ने उनका साथ दिया था, जिसमें एक तुम्हारी मामी के बड़े भाई की बीबी है, मीनाक्षी रायचंद। मैंने मिस्टर रायचंद से बात कर ली है कि आइंदा मीनाक्षी रायचंद मल्होत्रा परिवार को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कोई हरकत ना करे। अनिका हैरानी से रोहित की आंखों में देखने लगी। बात करते वक्त कहीं ना कहीं रोहित की आंखें नम होने लगी थी।
फिर कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, और हाँ, वह डॉक्टर शालिनी भी इन सब के पीछे थी। वह भी गौतम और मनीषा गुलेरिया की मदद कर रही थी। अब तुम कहो, डॉक्टर शालिनी के साथ क्या करना है? अनिका ने अपना एक हाथ कार के विंडो पर रखा और लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित से कहा, उस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ दो। जब रोहित ने देखा कि अनिका एक गहरी सोच में पड़ गई थी और मिलने आए रोहित की ओर उसका ध्यान भी नहीं था, तब हताश रोहित ने अनिका से कहा, तो मैं चलूं अब? जब रोहित अपनी कार स्टार्ट करके निकलने वाला था, तब अनिका ने अपना दूसरा हाथ भी ड्राइविंग विंडो पर रखकर रोहित से पूछा, क्या मैं आपके पास एक छोटी सी चीज मांग सकती हूँ? इस वक्त रोहित जिस इमोशनल हालत से गुजर रहा था, रोहित इस वक्त अनिका ने मांगी हुई कोई भी चीज उनके सामने हाजिर कर देता। रोहित को एक बात का यकीन था कि बाकी लड़कियों की तरह अनिका को रोहित की दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर ऐसी कौन सी चीज थी जो अनिका रोहित के पास से चाहती थी? रोहित अनिका की आंखों में आंखें डालकर अनिका से कहने लगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं। तुम्हारे मुंह से निकली हुई रिक्वेस्ट मेरे लिए हुक्म की तरह होगी। रोहित ने यह बात करते हुए बड़ी ही स्टाइल में अपना सर अनिका के सामने झुका दिया। रोहित ने जैसे ही अपना सर झुकाया, अनिका ने रोहित के सर से 2 बाल खींचकर निकाल लिए। रोहित अपना सर अपने हाथ से मसलते हुए हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने रोहित को के सर से जो 2 बाल निकाले थे उन्हें दिखाते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर मारवा, आपके 2 बाल ले जा रही हो। हैरान रोहित अपने सर पर मालिश करते हुए अनिका से कहने लगा, अक्सर लोग मेरे पास डोनेशन, सिफारिश या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की फरमाइश करते हैं। आज तक किसी ने मेरे पास इतनी कीमती चीज नहीं मांगी है। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं ये पहली लकी इंसान हूँ। यह कहने के बाद अनिका ने अपने एक हाथ से रोहित को जाने का इशारा किया। इस वक्त अनिका का बिहेवियर देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल तोड़ने के बाद अनिका अब उसके जख्मों पर नमक छीट रही थी। कहीं ना कहीं अनिका को इस वक्त मुस्कुराते हुए देखकर रोहित के सीने में दर्द उठने लगा था। मगर जब रोहित ने देखा कि अब आगे बात करने के लिए रोहित के पास कुछ नहीं था, तो अपनी कार स्टार्ट करके रोहित वहां से चला गया। रोहित के जाते ही अनिका मुस्कुराते हुए रोहित के बालों की ओर देखने लगी। रोहित के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर अनिका रोहित की जा रही कार की ओर देखने लगी। कार ड्राइव कर रहे रोहित को यह पता था कि अनिका ने उसके सर से बालों के सैंपल क्यों लिए थे। अनिका शायद यह कंफर्म करना चाहती थी कि अनिका के बच्चों का बाप रोहित ही है। वो सवाल जो हमेशा से रोहित और अनिका दोनों को सता रहा था, वह फिर से रोहित के मन में उठने लगा। आखिर अनिका रोहित के बच्चों की मां कैसे बनी? अपने बेडरूम में जाकर अनिका ने रोहित के बालों के सैंपल एक प्लास्टिक की छोटी सी बैग में रख दिए। अनिका ने फोन में टाइम देखा और राजलक्ष्मी को फोन लगाया। राजलक्ष्मी के फोन उठाते ही अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मैं तुम्हें 3 सैंपल भेजूंगी, बच्चों के और उनके पापा के। जरा मुझे यह जानना है कि इस बच्चे का आईक्यू अपने पापा पर गया है। डीएनए रिपोर्ट से तुम इस बात का पता आसानी से लगा पाओगे। राजलक्ष्मी यह जानकर हैरान हो गई थी कि अनिका अपने बच्चों के पापा के इतने करीब पहुंच गई थी। मगर अनिका की पर्सनल बातों में ज्यादा अंदर उतरने की कोशिश किए बिना राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, ठीक है, तो मुझे सैंपल भेज दो, मैं पता लगाती हूँ। जैसे ही अनिका ने राजलक्ष्मी का फोन रखा, अनिका ने फोन स्क्रीन पर रोहित मारवा का मैसेज फ्लैश होने लगा। रोहित मारवा ने अनिका को मैसेज में लिखा था, मुझे भी तुम्हारे ख्याल काफी अच्छे लगे। इतने अच्छे रिलेशनशिप को शादी के बंधन में बांधना ठीक नहीं होगा। आज से हम अपने रिश्ते को नया नाम देते हैं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। यह ठीक रहेगा ना? आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। यह मैसेज पढ़कर अचानक ही अनिका की हंसी छूट गई। शर्म के मारे अनिका के गाल लाल जरूर होने लगे थे, मगर रोहित का इस तरह का मैसेज अनिका को काफी चल्ट लग रहा था।
अनिका सोच रही थी कि देश और दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून इस तरह का भी मैसेज कर सकता था। जब अनिका यह सोच रही थी तब रोहित ने एक और मैसेज अनिका को भेज दिया। मैसेज में लिखा था, आई थिंक हमें हमारी पहले ऑफिशियल डेट के लिए पर्सनली मिलना चाहिए, तो बताओ कब मिल सकता हूँ मैं तुम्हें। मुस्कुराती हुई अनिका ने रोहित को मैसेज में लिखा, मैं अभी कुछ दिनों के लिए फ्री नहीं हूँ। अनिका की बात गलत भी नहीं थी। डॉक्टर सक्सेना ने जिस बच्चे के ऑपरेशन की रिक्वेस्ट की थी उस बच्चे का ऑपरेशन 4 दिनों बाद था और अनिका जानती थी कि उसके शरीर को आने वाले कुछ दिनों में आराम की जरूरत थी ताकि ऑपरेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। एक सर्जन के लिए सर्जरी के वक्त पूरी तरह से मेंटली और फिजिकल फिट रहना बहुत जरूरी था और अनिका यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। रोहित को मैसेज भेजने के बाद अनिका ने फोन साइड टेबल पर रख दिया और बेड पर सो गई। हमेशा की तरह कुछ ही सेकंड में अनिका गहरी नींद में चली गई। तभी आर्यन चुपके से अनिका के बेडरूम में आया। उसने अनिका को बड़े ही प्यार से कंबल में उठाया और अनिका के बगल में जाकर लेट गया। आज आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। आर्यन जानता था कि अगले दिन स्कूल में उसके डांस प्रैक्टिस होने वाली है। आर्यन को डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जल्द से जल्द रिया के साथ फिर से अदला बदली करना चाहता था। आर्यन जानता था कि अगले दिन रिया बलवीर सर की एकेडमी में जा सकती है और यही एक मौका है जहां पर वह अदला बदली कर सकते थे। कुछ देर सीलिंग की ओर देखने के बाद अचानक ही आर्यन के मन में पिंकी का ख्याल आने लगा। पिंकी एलर्जी रिएक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइज हुई थी। अनिका के कहने के मुताबिक एलर्जी रिएक्शन कुछ ही घंटों में दवाई देने से ठीक हो जाता है। आर्यन यह सोच में पड़ गया कि अगर उसकी मॉम की बात सच थी तो फिर क्यों पिंकी इतने दिनों में स्कूल नहीं आई थी। आर्यन ने सोच लिया कि अगर अगले दिन भी पिंकी स्कूल नहीं आई तो वह किसी तरह फोन करके पिंकी से बात करेगा। गुलेरिया हाउस। सुबह को आकाश गुलेरिया अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी आकाश का एक एम्प्लॉय हाथ में सूटकेस लिए आकाश के कमरे में दाखिल हुआ। आकाश ने अपने एम्प्लॉय की ओर देखकर पूछा, क्या तुम मिस अनिका के डीएनए सैंपल लाए हो? एक आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश गुलेरिया अपने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी के काम हमेशा उसी को सौंपता था। उस आदमी का नाम था मयूर गुलेरिया। वो गुलेरिया परिवार का दूर का रिश्तेदार था। मयूर के साथ कुछ ऐसे लोगों की टीम थी जो प्राइवेट डिटेक्टिव और प्राइवेट एजेंट थे। बिजनेस डील की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालनी हो या किसी की पर्सनल लाइफ की छानबीन हो, आकाश को हर सीक्रेट इंफॉर्मेशन मयूर पहुंचाया करता था। इससे पहले मयूर को दिया गया हर काम मयूर ने एफिशिएंटली निभाया था। आकाश ने दिया हुआ यह काम मयूर के लिए काफी आसान था। करण गुलेरिया ने आकाश को पहली बार कोई रिक्वेस्ट की थी। आकाश अपने चाचा करण गुलेरिया की रिक्वेस्ट शायद अपने सगे पापा से भी ज्यादा करता था और इसीलिए वह जल्द से जल्द उन्हें वह हर इंफॉर्मेशन देना चाहता था जो वह चाहते थे और इसीलिए इस सैंपल से काम के लिए भी आकाश ने मयूर को अपॉइंट किया था। मयूर कुछ देर आकाश के सामने खामोश खड़ा रहा। तब आकाश ने मयूर से फिर से पूछा, कहाँ है वह डीएनए सैंपल? निराश और हताश लग रहे मयूर ने अपने गर्दन नीचे की ओर आकाश से कहा, सॉरी सर, मैं अब तक उस लड़की के सैंपल नहीं ला पाया। यह सुनकर आकाश हैरान रह गया। एक लड़की के पास से उसका डीएनए सैंपल लेना काफी आसान सा काम था। इससे पहले मयूर ने ऐसे कई काम किए थे जिन्हें पूरी तरह से कानूनी नहीं कहा जा सकता था और उन कामों में कई बार पकड़े जाने का भी रिस्क भी था। बड़े से बड़े पॉलिटिशियन क्रिमिनल के पास मयूर ने बड़ी सफाई से इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। फिर यह तो सिर्फ एक डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की बात थी। लड़की के बाल, नाखून, कप पर लगा अनिका का सलाइवा, मयूर के लिए यह हासिल करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। हैरान आकाश ने मयूर से पूछा,
यह तुम क्या कह रहे हो? एक सीधी सादी लड़की के पास तुम उसका डीएनए सैंपल नहीं ला पाए? मयूर वैसे तो गुलेरिया परिवार का ही हिस्सा था, मगर मयूर आकाश गुलेरिया और गुलेरिया इंडस्ट्रीज का एक होनहार और वफादार एम्प्लॉय था। आकाश मयूर का बॉस था और मयूर भी आकाश को उतनी ही रिक्वेस्ट देता था जितनी एक एम्प्लॉय अपने बॉस को देता है। मयूर ने अपनी गर्दन झुकाकर आकाश के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने इससे पहले कभी किसी को इतना अलर्ट रहते हुए नहीं देखा। मैं इस लड़की को समझ नहीं पा रहा हूँ। दिन भर सोती रहती है, बस खाना खाने के लिए उठती है और खाना खाते ही अपनी प्लेट्स और बाकी बर्तन धो लेती है। इतना ही नहीं, मैंने कई बार अपने आदमियों को डिलीवरी के बहाने से मल्होत्रा हाउस में भेजा था। उन्हें कहीं पर भी इस लड़की की फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसका डीएनए सैंपल कहां से लाऊं। वह अपने बेड के बगल में रखे एक पानी के जार से पानी के गिलास में पानी निकाल कर पीती है, मगर हैरान की बात यह है कि पानी पीने के बाद वह तुरंत ही गिलास पर से अपने होठों के निशान मिटा देती है। इतना अलर्ट तो कोई इंटरनेशनल गैंग भी नहीं रखता जितनी यह सीधी सादी देखने वाली लड़की रहती है। जब आकाश ने मयूर की ओर गौर से देखा तो आकाश ने नोटिस किया कि मयूर को अपने फेलियर का बहुत ज्यादा पछतावा था। शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि आकाश ने दिया हुआ कोई काम मयूर से ना हो। मयूर ने आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। कितने दिनों तक वह लड़की घर के अंदर छुपी रहेंगी, कभी ना कभी तो बाहर निकलेगी। मैं 24 घंटे उस पर नजर बनाए रखूंगा, मगर जल्द से जल्द तुम्हें उस अनिका का डीएनए सैंपल ला कर दूंगा। आकाश ने सोफा पर बैठते हुए धीमी आवाज में मयूर से पूछा, क्या तुम खुद मल्होत्रा हाउस के अंदर गए थे? मयूर ने अपना एक कदम आकाश की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं गया था, मगर तुम फिक्र मत करना। मैंने अपने फुटप्रिंट्स या फिंगरप्रिंट्स मल्होत्रा हाउस में नहीं छोड़े। उन्हें इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ और किस काम से मल्होत्रा हाउस के अंदर दाखिल हुआ था। आकाश ने चैन की सांस ली। आकाश उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। मयूर ने आकाश को पीछे से आवाज लगाते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? आकाश कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, पिंकी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। मल्होत्रा हाउस। सुबह जब अनिका अपनी नींद से जागी तब रोज की तरह उठकर बालकनी में गई। कुछ देर सूरज की रोशनी में खड़े रहने के बाद जब अनिका फिर से रूम में आई तब उसने अपने रूम में चारों ओर अपनी नजरें घुमा कर देखा। अनिका को महसूस हो रहा था कि आज उसके कमरे में कोई अजीब बात थी जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी, मगर उसे महसूस हो रही थी। दिखने में सब कुछ वैसा ही था जैसे पिछली रात को अनिका ने छोड़ा था। लैपटॉप साइड टेबल के ऊपर रखा था। पानी का गिलास पानी का जार के शेल्फ में रखी किताबें, कमरे की हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे होनी चाहिए, मगर फिर भी अनिका को महसूस हो रहा था जैसे कोई रात को कमरे में आया था। हालांकि कमरे में और अलमारी में कोई भी चीज मिसिंग नहीं थी। जब अनिका ने वॉशरूम का इंस्पेक्शन किया तो उसे एक बहुत ही अजीब चीज नजर आई। किसी ने वॉशरूम के डस्टबिन में ट्रेश किए हुए कैन चुराए थे। यह वही कैन था जिससे अनिका ने पिछली रात को एप्पल जूस पिया था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का चोर था जो लोगों के कमरे से कचरा चुराया करता है। अचानक ही अनिका को उसकी माँ की कही हुई बात याद आने लगी। रिकॉर्डिंग में स्वाति ने अनिका से कहा था कि उसे हर वक्त चौकन्ना रहना है। अगर अनिका को अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखना है तो उसे जमीन से जुड़ा रहना होगा और हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। मगर आज अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि ना ही अनिका की किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही अनिका ने जिंदगी में कभी किसी का बुरा चाहा था या किया था। फिर यह कौन हो सकता था जो उसके ऊपर नजर बनाए हुए था? अपने दिमाग से नेगेटिव ख्यालों को निकालते हुए अनिका आर्यन को स्कूल छोड़ने चली गई। उसके साथ श्रेया भी गई। स्कूल तक आर्यन को छोड़ने श्रेया ने रास्ते में अनिका से पूछा,
आज तुम्हें क्या हो गया है अनिका? सूरज किस दिशा से उगा है? आज तुम कितनी जल्दी उठ जाग गई। और इतना ही नहीं, मेरे होते हुए तुम स्कूल छोड़ने आ रही हो मेरे साथ। जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जाना था। एक मेडिकल सर्जरी का कंसल्टेशन करना है। स्कूल रास्ते में ही आती है, सोचा तुम दोनों को ड्रॉप करती चलूं। मुंह बनाते हुए श्रेया ने पीछे बैठे आर्यन की ओर देखकर कहा, सुना तुमने रिया? तुम्हारी मम्मी आज जल्दी जरूर जाग गई है, मगर हमारे लिए नहीं। उसे अपना कुछ काम निपटाना है, इसीलिए हम पर स्कूल ड्रॉप करने की यह मेहरबानी कर रही है। खिड़की से बाहर देख रहे आर्यन ने अचानक ही श्रेया से पूछा, क्या आज पिंकी स्कूल आने वाली है? यह सवाल सुनते ही अचानक श्रेया के चेहरे पर उदासी छा गई। पिंकी का नाम सुनते ही श्रेया गहरे ख्यालों में खो गई। धीमी आवाज में आर्यन की बात का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, पता नहीं। आर्यन फ्रंट सीट की ओर झुककर श्रेया से पूछने लगा, मासी, क्या हम कॉल करके पता लगा सकते हैं कि पिंकी की तबीयत कैसी है? अब यह बात सुनते ही श्रेया ने अपनी पर्स से सनग्लासेस निकालकर पहन ली। बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को संभालते हुए श्रेया ने आर्यन से कहा, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आर्यन और श्रेया को सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल ड्रॉप करने के बाद अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस चली गई। जिस बच्चे की सर्जरी करनी थी, उस बच्चे की सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए काफी मेडिकल प्रोफेसर और डॉक्टर सर्जरी मीटिंग के लिए डॉक्टर सक्सेना को न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में इकट्ठा हुए थे। कॉलेज के बाकी टीचर और अलग अलग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी मौजूद थे। अपनी कार पार्क करने के बाद जैसे ही अनिका बिल्डिंग की ओर चलने लगी, अनिका ने कॉरिडोर की ओर आगे बढ़ रही डॉक्टर शालिनी को देखा। डॉक्टर शालिनी के हाथों में एक किताब थी और वह तेज कदमों से कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ रही थी। डॉक्टर शालिनी के चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि आज वह काफी ज्यादा खुश थी। डॉक्टर शालिनी खुश होती भी क्यों ना, डॉक्टर सक्सेना और डॉक्टर अमृता को सर्जरी में असिस्ट करने का मौका डॉक्टर शालिनी को दिया गया था। डॉक्टर शालिनी के लिए यह कैरियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। चाहे सर्जरी के इम्प्लिकेट पकड़कर खड़े ही रहना क्यों ना हो, मगर डॉक्टर अमृता को इतनी बड़ी सर्जरी में असिस्ट करने का मतलब था कि डॉक्टर शालिनी का मेडिकल फील्ड में आने वाले दिनों में काफी इज्जत से नाम लिया जाने वाला था। अपनी ही दुनिया में खोई हुई डॉक्टर शालिनी जब बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रही थी, तब अचानक डॉक्टर शालिनी का ध्यान अनिका पर पड़ा। शालिनी अनिका को हैरानी से देखने लगी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भला एक छोटी सी मेडिकल प्रोफेशनल को क्यों उसे बुलाया गया था। अनिका को इग्नोर करते हुए शालिनी कॉन्फ्रेंस रूम के एंट्रेंस तक पहुंच गई। उसके ठीक पीछे अनिका भी कॉन्फ्रेंस रूम के एंट्रेंस तक पहुंची। इससे पहले कि अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर हो पाती, शालिनी ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे साइड में धकेल दिया। धीमी आवाज में शालिनी ने अनिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका खामोश होकर शालिनी के इस बर्ताव को देखने लगी। अब शालिनी ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तुम यहाँ नहीं आ सकती। अगर तुम डॉक्टर सक्सेना से मिलना चाहती हो तो जाकर उनके ऑफिस में उनका वेट करो। इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तुम डॉक्टर सक्सेना को यहाँ नहीं मिल सकती। वह क्या है ना कि इस कॉन्फ्रेंस में बिना बुलाए छोटे मोटे मेडिकल प्रोफेशनल को एंट्री नहीं है। अपने बारे में डॉक्टर शालिनी के ख्याल जानकर अनिका को मन ही मन हंसी आने लगी। तभी वहां एक वॉलंटियर आया जो डॉक्टर सक्सेना का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था। डॉक्टर शालिनी जानती थी कि सामने खड़ा लड़का जिसका नाम रोहन श्रीवास्तव था, वह डॉक्टर सक्सेना का फेवरेट स्टूडेंट था। रोहन को देखकर डॉक्टर शालिनी ने अचानक ही बात बदलते हुए कहा, देखो, मैं कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डॉक्टर अमृता को मिलना इतना आसान नहीं है। अगर डॉक्टर सक्सेना ने इन्हें
इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में बिना बुलाए आते हुए देख लिया तो फिर तुम उनका स्वभाव तो जानते ही हो, इसलिए मैं इन्हें समझा रही थी कि यहाँ से चले जाए और डॉक्टर सक्सेना का ऑफिस में जाकर वेट करें। तभी सामने खड़े रोहन ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर बड़ी ही पोलाइटली झुककर रिक्वेस्ट की, मैम, डॉक्टर सक्सेना ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, प्लीज कम इन।